हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर हम बात करने वाले हैं। जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो राजपूत काल यानी कि जो राजपूतों का जो काल था, यानी कि 1700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य जो काल था उसकी हमने बात की है। साथ ही इसमें हमने जो राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत था उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। जो विदेशी मत और स्वदेशी मत उनकी हमने बात की थी, और चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर बताया गया है कि जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत था उसमें 4 योद्धाओं का जन्म हुआ, और वो हमारे भारत की संस्कृति पर जो विदेशी आक्रमणकारियों का जो प्रभाव पड़ा है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की संस्कृति जो धूमिल होती जाए उसको बचाने के लिए वशिष्ठ ऋषि के माध्यम से जो माउंट आबू पर उन्होंने एक अग्नि यज्ञ किया, उसमें 4 योद्धाओं का जन्म होता है। यानी कि अ, 4 कौन-कौन से उसको हम आपको बता दिया था, यानी कि परमार, ठीक है, और प्रतिहार, और एक था चौहान, और एक चालुक्य। ये चारों का उद्भव होता है। और जो लास्ट में जो होते हैं यानी कि चौहानों का चौहान योद्धा का वहां पर जन्म होता है। और कहाँ तक कहा जाता है कि कुछ हद तक के इस चौहानों ने भारत की संस्कृति को उन्होंने बचाया। ठीक है, तो आज हम इससे उसका अगला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगला टॉपिक है मेवाड़ का गुहिल वंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा मेवाड़ का गुहिल वंश की हम बात करें तो देखिएगा मेवाड़ का जो गुहिल वंश है ये कहने का मतलब है 6ठी शताब्दी से लेकर जो 14वीं शताब्दी तक ये रहता है। और ये कहाँ, यानी कि उदयपुर का है। ठीक है, तो देखते हैं इसका कौन शासक रहता है और शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इस वंश का, पहला जो शासक है गुहिल था। देखिएगा, गुहिल एक शासक का नाम होता है। ठीक है, और इसी के नाम से ये वंश पड़ता है, मेवाड़ का गुहिल वंश। ठीक है, देखिएगा, गुहिल एक व्यक्ति या यूं हम कह सकते हैं एक शासक का नाम है। ठीक है, एक व्यक्ति या एक शासक का नाम है। गुहिल नामक व्यक्ति ने ही 566 ईस्वी में, यानी कि 6ठी शताब्दी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि 566 ईस्वी के अंदर जो मेवाड़ के अंदर जो गुहिल वंश की स्थापना की जाती है वो गुहिल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। 566 ईस्वी याद रखिएगा, या हम 6ठी शताब्दी को याद रखिएगा। ठीक है, और उस जो शासक है गुहिल है उसने अपनी जो राजधानी है वो राजधानी जो नागदा है, नागदा कहाँ है, उदयपुर को अपनी राजधानी बनाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि शासक का नाम है गुहिल, और उसने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की जाती है। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। यानी कि उदयपुर को मेवाड़ भी कहा जाता था, प्राचीन नाम था ये। तो गुहिल ने जो अपनी राजधानी, यानी कि अगर ये अपने किसी राज्य की स्थापना करता है तो वो अपना कैपिटल भी बनाएगा, तो उसने नागदा यानी कि नागदा उदयपुर में ही अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ तथ्य और देख लेते हैं। देखिएगा, अकबर का जो नवरत्न है, यानी कि नवरत्न में एक था एक बड़ा ही प्रकांड विद्वान था, अबुल फजल था। और अबुल फजल ने एक जो पुस्तक ली थी अकबरनामा, और उस अकबरनामा में यह बताया गया है कि गुहिल गुहिल थे वो ईरान के शासक, यानी कि नौ सेना का उत्तराधिकारी था। ये जो ईरान का जो शासक था, यानी कि ईरान के शासक के यहाँ नौसेना का ये क्या उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसी आधार पर कभी विद्वान गुहिलों को विदेशी मूल का मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी है, और उस अकबरनामा में बताते हैं कि गुहिल जो ईरान के शासक है यहाँ नौकरी करते थे। कहने का मतलब वहाँ के नौसेना का ये उत्तराधिकारी था। इसीलिए जो इसी आधार पर जो कुछ विद्वान गुहिलों को विदेशी भी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर हम राजस्थान के संदर्भ की अगर बात करें तो राजस्थान के जो एक कवि थे, एक बहुत ही विद्वान प्रकांड विद्वान थे, श्यामल दास जी। ठीक है, श्यामल दास ने एक किताब लिखी वीर विनोद। इसको याद रखिएगा, वीर विनोद। तो ये वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी, श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। और इस श्यामल दास में, यानी कि वीर विनोद में कहा गया है कि गुहिल
गुहिल था वो किसका पुत्र था, यानी शीलादित्य का पुत्र था। ये किसका था, शीलादित्य का ये पुत्र था, इसको आप याद रखिएगा, शीलादित्य का पुत्र था। तो ये कहने वाले कौन थे, ये श्यामल दास जी थे, और इसने कौन सी किताब लिखी थी, वीर विनोद में ऐसा बताया है। ठीक है, तो गुहिलों को इतिहास में गुहिलादित्य या गुहा के नाम से भी जाना था, यानी कि इसीलिए जो गुहिल है इतिहास में उसको गुहिलादित्य भी कहा गया है और गुहा के नाम से भी जाना जाता है। गुहिलों के नाम से आगे चलकर जो राजस्थान के अंदर इसकी 24 शाखाएं थी, जिनमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे गुहिल वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश है, ठीक है, मेवाड़ का सिसोदिया वंश है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि भारत में गुहिलों की कितनी शाखाएं, सॉरी राजस्थान में कितनी शाखाएं थी, वो हम आपको बताना है, 24 शाखाएं थी, जिसमें कुछ शाखा जो इम्पोर्टेंट शाखा है, और इन शाखाओं के जितने भी जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनकी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, पहला तो शासक हुआ गुहिल। अब देखते हैं बप्पा के बारे में, आपने नाम सुना होगा बप्पा। ठीक है, तो बप्पा बप्पा के नाम पर क्या है, कुछ विवाद है, यानी कि बप्पा कुछ विद्वान कहते हैं तो बप्पा तो या तो कोई नाम था या कोई उपाधि थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इसके ये नाम है, एक मत नहीं है विद्वान, यानी कि बप्पा के नाम का पर विवाद है। कोई कहता है बप्पा कोई नाम है, या कोई कहता है बप्पा एक उपाधि है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये उपाधि है। ठीक है, यानी उपाधि है ही, लिखा हुआ है ये उपाधि ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, श्यामल दास ने अपनी जो किताब है वीर विनोद में कहा है कि बप्पा एक उपाधि है, और उसका जो मूल नाम था बप्पा यानी कि काल भोज। तो जो वीर विनोद है यानी कि श्यामल दास के द्वारा जो लिखी गई किताब है, उसमें बताया गया है कि जो एक बप्पा जो आपने पढ़ रहे हो, यानी कि बप्पा एक उपाधि है। ठीक है, उपाधि है, और जो उसका जो मूल नाम था, जो आप बप्पा कह रहे हो, उसका जो मूल नाम था काल भोज। इसको ऐसे याद रखिए, काल भोज ये नाम था, यानी कि बप्पा तो उसकी उपाधि है, और अगर मूल नाम अगर देखें तो वो काल भोज था। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था, श्यामल दास जी कहते हैं, और कौन सी किताब में, यानी कि उन्होंने वीर विनोद में ऐसा कहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो काल भोज है, इस काल भोज के अन्य नाम भी है, जैसे सील है और एक खुमान है, यानी कि खुमान और एक सील, ये दो नाम उसने बताए हैं। यानी कि बप्पा तो उसने क्या बताए, उपाधि बताई है, और उसका मूल नाम कालभोज था, और कालभोज का ही अलग अलग नाम बताया, सील या खुमान उसने बताया है। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आगे की अगर बात करें, देखिएगा, हारित ऋषि का नाम आपने सुना होगा, यानी कि मेवाड़ का जो इतिहास उसमें हारित ऋषि का बड़ा ही योगदान रहा है। ठीक है, तो उसका आप नाम सुना होगा। तो जो हारित ऋषि थे, हारित ऋषि ने बप्पा की उपाधि थी, यानी कि जो कालभोज था, उस कालभोज ने ही कालभोज की जो कालभोज है, उस कालभोज को बप्पा की उपाधि देने वाले कौन थे, हारित ऋषि थे। ऐसा कहने वाला कौन था, यानी कि श्यामल दास जी थे, जो वीर विनोद में उन्होंने कहा है। ठीक है, कालभोज नामक व्यक्ति ने बप्पा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यानी कि एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति आपको पता है डियर फ्रेंड्स, यानी किसी शासक है, किसी राजा महाराजा की जो प्रशंसा में जो लिखी जाने वाली जो कुछ पंक्तियां होती है, उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। तो देखिएगा, एक हमारे पाली के अंदर एक प्रशस्ति है, यानी कि एक रणकपुर प्रशस्ति है, और इस रणकपुर प्रशस्ति में जो कालभोज और आप बप्पा कह रहे हो, दोनों को अलग अलग व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया, यानी कि इनकी नामों पर थोड़ा कंफ्यूज रहा है मतलब विद्वानों में। तो देखिएगा, आपने श्यामल दास जी तो बताते हैं कि जो बप्पा है, बप्पा एक उपाधि है, और जो उनका एक मूल नाम बताया उन्हें कालभोज। लेकिन जो रणकपुर प्रशस्ति है, इस रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है कि कालभोज भी एक व्यक्ति का नाम है, और एक बप्पा रावल, जो बप्पा है, बप्पा दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों ही व्यक्ति के नाम है, बल्कि एक व्यक्ति के नाम नहीं है। लेकिन जो श्यामल दास जी वीर विनोद में कहते हैं कि जो बप्पा है व्यक्ति नहीं है, एक उपाधि है, कालभोज उनका उनका मूल नाम है। अगर और उनके नामों की अगर बात करें, तो वो बताते हैं, इनके नाम सील और खुमान बताते हैं। ठीक है, तो रणक प्रशस्ति में यही बताया गया है कि जो कालभोज और जो बप्पा है, वो दोनों अलग अलग व्यक्तियों के नाम है। तो किसमें, रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया, जो कहाँ पे है, पाली में। अब देखते हैं आगे, देखिएगा,
बप्पा राव ने मेवाड़ में पहले से शासन करने वाले स्थानीय मौर्य शासक मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित करके मेवाड़ का शासन उससे उन्होंने छीन लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में पहली बार उसने सोने के सिक्के जारी किए थे। इसीलिए बप्पा रावल को मेवाड़ का क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बताया जाता है कि जो 734 ईस्वी से पहले जो मेवाड़ पर जो मान मौर्य मौर्य वंश के जो शासक है, मान मौर्य का शासन था। और मान मौर्य के जो शासन यानी कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य के साथ युद्ध किया और इस युद्ध के माध्यम से बप्पा रावल ने यानी मान मौर्य को पराजित कर देता है और उनसे मेवाड़ को छीन लिया जाता है। और इस उपलक्ष्य में यानी कि विजय के उपलक्ष्य में जो बप्पा रावल है उसने सोने के सिक्के जारी किए। इसीलिए बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिएगा, संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक में डिफरेंस है। देखिएगा, संस्थापक तो क्या होता है, जो किसी वंश की स्थापना करे, लेकिन वास्तविक संस्थापक वो होता है कि उस वंश को आगे बढ़ाना, स्टेब्लिश करना, उसके साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है, और अपनी पहचान बनाना, वो होता है वास्तविक संस्थापक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक किसको बताया गया है, बप्पा रावल को बताया गया, ना कि आप गोहिल को बताओगे। ओके, समझ में आया डियर फ्रेंड्स? ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा जो शासक है, अल्लट। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्लट के बारे में हम आपको बताएं तो देखिएगा, अल्लट है जो बप्पा के उत्तराधिकारी अल्लट ने, यानी कि जो बप्पा का ये उत्तराधिकारी था अल्लट, और अल्लट ने मेवाड़ की परंपरा को आगे बढ़ाया। यानी कि मेवाड़ की जो परंपरा थी, यानी कि जो जो पीछे वाली जो, यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि बप्पा रावल अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया, वैसे ही अल्लट ने भी अपने जो उत्तराधिकारी थे उनका क्या किया, उनकी परंपरा को उसने आगे बढ़ाया। अल्लट ने स्थानीय आक्रमण से बचने के लिए मेवाड़ की राजधानी को नागदा से क्या कर दिया, आहड़ कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। याद ये रखना है कि मेवाड़ की राजधानी नागदा कौन बनाता है, आपको बताना है कौन, यानी कि गोहिल मेवाड़ की राजधानी बनाता है। यानी कि मेवाड़ की राजधानी क्या होता, नागदा कौन बनाता है, जो कौन था आपका जो क्या नाम उसका, गोहिल जो बनाते हैं। और नागदा से परिवर्तित करके आहड़ को कौन बनाता है, वो बनाता है अल्लहट बनाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, यानी कि मेवाड़ की राजधानी, क्योंकि आगे जाके फिर वापस आहड़ से नागदा हो जाती है इसकी राजधानी, वो हम आगे पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अल्लट बप्पा का उत्तराधिकारी था और उसने अपने जो उत्तराधिकारी के रूप में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। और उसने स्थानीय आक्रमणों से बचने के लिए क्या करता है, नागदा से मेवाड़ की राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर देता है, आहड़ कर देता है। और उसने ने क्या किया कि जो अल्लट ने प्रशासनिक कार्यों के संचालन, तो यानी कि जो प्रशासन की जो प्रशासन संबंधी जो कार्य थे, उस कार्य को संचालन करने के लिए नौकरशाही का विकास करता है, यानी कि नौकरशाही का विकास किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना है। तो नौकरशाही का विकास किसके द्वारा किया जाता है, जो कुहिल वंश के अंदर अल्हट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हो नौकरशाही क्या होता है, आज वर्तमान में है नौकरशाही है। ठीक है, तो वो नौकरशाही की स्थापना, नौकरशाही का संचालन का विकास किसके द्वारा किया जाता है, अल्हट के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। फिर देखिएगा आगे क्या बात है, जो अल्लट है, अल्लट ने जो पूर्ण वंश की एक राजकुमारी होती है, यानी कि हरिया देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लट ने घूण वंश की राजकुमार हरिया देवी के साथ विवाह किया। ठीक है, तो हरिया देवी के साथ विवाह किया, तो जो मेवाड़ का या राजस्थान का ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान या मेवाड़ का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसको कहा गया है, अल्लट और हरिया देवी, यानी कि अल्लट तो गोहिल वंश का शासक था और हरिया देवी हूण वंश की राजकुमारी थी, तो ये इसको माना जाता है। और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, यानी कि जो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेल्यूकस की जो पुत्र थी हेलेना। ठीक है, वो भारत का क्या माना जाता है, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और राजस्थान का जो अल्लट और हरिया देवी का विवाह। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अल्लट के बाद में जो अगला अगला शासक आता है,
और अगला शासक का नाम था रण सिंह। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिएगा, रण सिंह के दो पुत्र, एक तो राय और एक होता क्षेम सिंह। ठीक है, तो राय तो राणा, जो राणा शाखा थी, यानी कि राणा शाखा का विकास करते हैं, और क्षेम सिंह करते हैं रावल शाखा का विकास करते हैं। इसीलिए आगे चलकर गुहिल वंश दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। और दो शाखा कौन कौन सी है? एक तो राणा शाखा के गुहिल वंश, एक रावल शाखा के गुहिल वंश। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद करना है रण सिंह के बारे में। ठीक है, अब देखिए जेत्र सिंह, यानी कि ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। जेत्र सिंह है, अगला शासक बनते हैं जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन करते हैं। और इसी के समय भारत पर जो एक विदेशी आक्रमण हुए, और इन विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए आहड़ को आहड़ से चित्तौड़ अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, उदयपुर की पहली राजधानी कहाँ है? नागदा। किसके द्वारा की गई थी? यानी गुहिल के द्वारा। और फिर गुहिल के द्वारा मेवाड़ की राजधानी नागदा कर दी जाती है। तो फिर नागदा से जो हाड़ किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है अल्हट के द्वारा की जाती है। और अल्हट के बाद में आहड़ को चेंज करके चित्तौड़ उदयपुर की राजधानी रखा जाता है जेतर सिंह के द्वारा। तो इसको आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है ये तीसरी राजधानी होती है कौन सी? चित्तौड़ की, सॉरी उदयपुर की। पहली राजधानी कौन सी? नागदा। दूसरी राजधानी, पहली है नागदा, सॉरी एक मिनट, हाँ, पहली राजधानी थी नागदा। ठीक है, दूसरी राजधानी आहड़, या आहाड़ी बोल सकते, और तीसरी राजधानी चित्तौड़। आपको इसको याद रखना। पहली राजधानी किसके द्वारा? घुइल के द्वारा। दूसरी राजधानी आहड़ किसके द्वारा? अलट के द्वारा। तीसरी राजधानी किसके द्वारा? क्षेत्र से, यानी कि जेतर सिंह के द्वारा की जाती है। उसको आप याद रखना है। ठीक है, तो आक्रमण से बचने के लिए, यानी कि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए आहड़ से चेंज करता है, चित्तौड़ अपनी राजधानी करता है। ठीक है, तो ये चित्तौड़ बनती है उदयपुर की राजधानी जेतर सिंह के समय। ठीक है, अब देखिएगा, जेतर सिंह का सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ बता दूं, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको याद रखिएगा, और इसकी लगातार आप नोट्स बनाए और ऐसे कैसे उतारेगा। ठीक है, देखिएगा, जेतर सिंह के समय में दिल्ली पर, यानी कि जेतर सिंह के समय में दिल्ली पर कौन सी वंश का शासन था? गुलाम वंश का। ठीक है, तो गुलाम वंश के शासकों के शासन रहा है किसके समय? जेतर सिंह के समय। और गुलाम वंश के 5 सुल्तानों के समकालीन रहे जेतर सिंह, यानी कि गुलाम वंश के 5 सुल्तानों के समकालीन रहे जेतर सिंह। और 5 सुल्तान कौन कौन, उनको आप याद रखिएगा। देखिएगा, ये एक ही नाम इधर में मैंने लिख दिए हैं। देखिएगा, इल्तुतमिश है, दूसरा रजिया सुल्तान है, तीसरा बहराम शाह है, चौथा मसूद शाह है, और पांचवा है नासिरुद्दीन अहमद। ये 5 शासक थे जो जिनके समकालीन रहा है जेतर सिंह। तो इम्पोर्टेंट है ये, क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश के शासक, यानी कि जो राजस्थान का कौन सा ऐसा शासक जो 5 गुलाम वंश के शासकों के समकालीन था? तो आपको याद रखना है जेतर सिंह के था। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने जेतर सिंह ने पराजित किया था, यानी कि जब इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य युद्ध हुआ तो इल्तुतमिश को जेतर सिंह ने क्या कर दिया? पराजित किया था युद्ध के अंदर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ओके, हमने कौन कौन से शासकों की बात कर ली फ्रेंड्स? हमने पहले तो हमने गुहिल की बात की, दूसरा अल्हट की बात की, तीसरा हमने बात की है जेतर सिंह, सॉरी, तीसरा हमने बात की है आपकी जो एक इम्पोर्टेंट शासक था अल्हट, फिर बप्पा राव और रण सिंह और जेतर सिंह। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो शासक है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, अगला शासक है समर सिंह। देखिएगा, समर सिंह का जो टाइम पीरियड था 1269 से लेकर 1301 के मध्य ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। और इसकी खास बात अगर देखें तो समर सिंह के समय में स्थानीय व्यक्ति थे कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल में भी गुहिल वंश की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में नहीं गुहिल वंश की स्थापना हुई है, यानी कि विदेशों में भी गुहिल वंश की स्थापना हुई है। तो समर सिंह के समय क्या होता है कि समर सिंह के समय में स्थानीय जो व्यक्ति थे कुंभकर्ण के द्वारा, यानी कि कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की जाती है। और समर सिंह ने को अभिलेखों में शत्रु का विनाश करने वाला या शत्रुओं का संहारक करने के रूप में जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, शत्रुओं का विनाश करने वाला शासक किसको कहा गया है? समर सिंह को कहा गया। या हम यूं कह सकते हैं कि जो शत्रुओं का संहार करने वाला कौन है? समर सिंह है। तो समर सिंह के बारे में आप याद रखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके समय में एक तो कुंभकर्ण के जो स्थानीय व्यक्ति था, एक ये जिसके द्वारा कुंभकर्ण के द्वारा नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करता है, और समर सिंह को शत्रुओं का विनाश करने वाला, या हम यूं कह सकते हैं शत्रु का संहारक भी कहा गया है। ठीक है। अब देखिएगा चौथा जो शासक, अगला सातवां शासक है, रतन सिंह है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। रतन सिंह यानी कि 1301 से लेकर 1303 के मध्य इसका शासन रहा है। और रतन सिंह के समय देखिएगा मेवाड़ में गुहिल वंश की कुलदेवी यानी बाण माता को बताया गया है। चित्तौड़ में नवलखा मंदिर का निर्माण बनवीर ने बनाया था। और रानी पद्मिनी के चाचा भतीजा कौन है? गोरा और बादल। और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो हम आगे देखेंगे। देखिए रतन सिंह के समय राजधानी दिल्ली में खिलजी वंश का शासन था। जब राजस्थान यानी उदयपुर में तो कौन था? रतन सिंह। और दिल्ली के अंदर किसका शासक था? जो अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी वंश का शासन था, जिसमें सबसे प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, उसकी हम हिस्ट्री आगे बात करेंगे, इसकी बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के राज्य पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण के तीन प्रमुख इंपॉर्टेंट कारण थे। देखिएगा, एक तो आर्थिक स्थिति को सुधारना अपनी यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी, और एक राजनीतिक कारण था, और तीसरा जो प्रमुख कारण ये था कि रानी पद्मिनी को हासिल करना है। ठीक है, क्योंकि ये रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता था। ठीक है, तो पद्मिनी को हासिल करना, यानी कि इसकी बात हमें मिलती है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक किताब लिखी गई है, और उस किताब का नाम है पद्मावत। और उस पद्मावत में तीन कारण बताए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण के, पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, और तीसरा रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की बात। और हमने समथिंग 7 राजाओं के बारे में हमने पढ़ा है। जो लास्ट में जो हमने बात की है राणा रतन सिंह के बारे में, क्योंकि इसको हम आगे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, और आप लगातार इसके नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि एक मेवाड़ पर एक अलग जो वंश है, यानी कि मेवाड़ पर जो सिसोदिया वंश ने शासन किया उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।